देखो, हमने कहा था कि ग्रेफाइट में हर कार्बन एटम ने टोटल बनाए हुए थे भैया कितने बॉन्ड्स? 3 बॉन्ड्स बनाए हुए थे उसने। टोटल कितने बनाए हुए थे? 3 बॉन्ड्स उसने बनाए हुए थे। इस कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ, इस कार्बन की मैं पर्टिकुलरली बात करना चाह रहा हूँ। इस कार्बन की मैं जाती तौर पे इस कार्बन की बात कर रहा हूँ। अब इस कार्बन के अगर हम बॉन्ड्स को देखते हैं, अगर इस कार्बन के हम बॉन्ड्स को देखते हैं, तो एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, 2 हो गए। तीसरा यहाँ है, इसका भी तीसरा यहाँ है, इसका भी तीसरा, इसका भी तीसरा, उनका भी यहाँ पर बनेगा। लेयर्स हैं, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, लेयर्स हैं। अच्छा, 3 बॉन्ड्स हो गए, 3 बॉन्ड्स हो गए। चौथा बॉन्ड नहीं है। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 हैं। ये आपस में इस अंदाज में कनेक्टेड होते हैं कि ये डीलोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज्ड होता है हमारे पास ना। 3 बॉन्ड के बाद जो चौथा बॉन्ड है वो डीलोकलाइज्ड होता है, जिसे हम, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा ना, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स, याद है? पढ़ा है आपने या नहीं? सर अभी भी रिसेंटली पढ़ा है डीग्लोकलाइज के बारे में। तो बिल्कुल हमारे पास ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं, डीलोकलाइज बॉन्ड बना हुआ है, जिसकी वजह से लेयर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये लेयर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हर लेयर जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर मैं इस डायरेक्शन में बात करूं, एक ही लेयर में चलते हुए बात करूं, तो ग्रेफाइट इज अ बैड कंडक्टर। अगर मैं एक ही लेयर में चलते हुए बात करूं, तो ग्रेफाइट इज अ बैड कंडक्टर। लेकिन अगर मैं इस लेयर और इस लेयर की बात करूं, मैं ऐसे बात करूं, इस डायरेक्शन में बात करूं, तो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन्स अपनी ही लेयर में ट्रैवल नहीं करते। एक लेयर से इलेक्ट्रॉन दूसरी लेयर में, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी लेयर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता जाता है। उसकी एनर्जी आगे की जानिब बढ़ती चली जाती है। बात यहां तक समझ में आ रही है? तो वो इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो लेयर टू लेयर टू लेयर ट्रैवल करते हैं। बात यहां तक समझ में आई? तो अगर मैं इस डायरेक्शन में बात करूं, लेयर टू लेयर बात करूंगा, तो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। और अगर मैं बात करूंगा इनर लेयर, तो ग्रेफाइट इज अ बैड कंडक्टर। बात समझ में आ गई आपको फिर मेरी? फिर हम ग्रेफाइट को ये कैसे बताएं कि कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी नहीं, है? ग्रेफाइट को कहां से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है ये हम नहीं बताते। हम कभी भी नहीं बताते ग्रेफाइट को। मतलब देखो, एलिमेंट्स हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना सब, कि यार एक एटम था सोडियम का, क्लोरीन आया, उसने इसे इलेक्ट्रॉन दे दिया। बस सोडियम जानता है क्या क्लोरीन को बचपन से? नहीं नहीं, आप ही क्लोरीन है, मैं आप ही को तो दूंगा। हम, मतलब हमारी दुनिया में अगर हम इंसानों जैसे कोई होते, तो यहाँ पे मैं कह देता भाई हाइड्रोजन भेस बदल के आ गया क्लोरीन बन के, ओवर कोट कर लिया है। तो सोडियम के हाइड्रोजन को देता है इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन खुश होता है, मैं एच नेगेटिव हो गया। ऐसा नहीं है। हम एटम्स को भी कभी नहीं समझाते। हम एटम्स को भी जो है वो समझा नहीं रहे कि यार आपने एटम, अपना इलेक्ट्रॉन इसको देना है, अपना ये एक पाथवे होता है, एक सीक्वेंस होती है, उसी के अंदर कहानी चल रही होती है। एक सीक्वेंस में ही कहानी चल रही है। ग्रेफाइट की लेयर्स एक दूसरे से अटैच होती हैं, इनर लेयर ट्रैवलिंग नहीं होगी, लेयर टू लेयर ट्रैवलिंग होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो पैनल होता है ना, वो समझ लो कि अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा हूँ ग्रेफाइट में, इन सिलेंड्रिकल शेप में ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखूं, तो एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी, पांचवी, छठी, इस तरह से लेयर्स होती हैं। इधर मैंने करंट दिया, इस लेयर से इस लेयर में आया, फिर इस लेयर में आया, फिर इस लेयर में आया, फिर इस लेयर में, फिर इस लेयर में, और फिर इन दी एंड आखिरी लेयर में पहुंच जाता है। और दूसरी जानिब से जिसने पकड़ा होता है उसको एक जोरदार झटका लग जाता है। बात समझ में आई शहजादे? और सर अगर साइड से देंगे तो करंट पास ही नहीं होगा? बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर। होगा सही, लेकिन फिर इतना झटका नहीं देगा। मतलब बैड कंडक्टर, हम यार बचपन से एक चीज पढ़ते हुए आ रहे थे, डायमंड, मतलब मैं नाइन्थ की किताब से भी एक बात अगर तुम्हें बताऊं, नाइन्थ में तुमने पहली बार केमिस्ट्री पढ़ी होगी। नाइन्थ की किताब में डायमंड के बारे में लिखा है, डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर। डायमंड में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो ही नहीं सकती। हम बैड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इसीलिए कि यार वो बुरा ना लग जाए उस बेचारे को। नॉन कंडक्टर, ये इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी यहाँ से। रेयर अमाउंट कह सकते हैं, रेयर अमाउंट कह सकते हैं कि एक लेयर से दूसरी लेयर की कनेक्टिविटी, अगर आपने मिसाल के तौर पे, लेयर्स तो बहुत छोटी छोटी है ना, आपने इतना बड़ा कोई टर्मिनल अटैच कर दिया, वो 2 लेयर्स के साथ अटैच हो रहा है, तो वो 2 लेयर्स आपस में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शुरू कर देंगी। बात समझे तुम मेरी? नहीं? तो ऐसा कोई नहीं, मतलब कि ऐसा सीन हो सकता है कि हम हमारी मर्जी से, हम अगर हम साइड से देना चाहें इलेक्ट्रिसिटी तो? क्या चाह क्या रहा है? मतलब साइड से क्यों देगा? मतलब बंदे को खड़ा करके मारना नहीं है? भाई मारना है तो मार दे यार।
खत्म करें नहीं कहानी। साइड से लेयर्स मतलब कि लेयर्स लेयर। लेयर मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं समझ गया तुम्हारी बात को। टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर है। तुम चाह रहे हो नहीं सर मैं मतलब टिश्यू पेपर में ऊपर पानी का कतरा गिरने नहीं दूंगा, नहीं, आपका भाई खेलेगा, आज भरपूर खेलेगा, टिश्यू पेपर में ऊपर नहीं गिरेगा पानी का कतरा। टिश्यू पेपर के जो दो टिश्यू पेपर्स मिले हैं उसके बीच में जाएगा पानी, डाल सकते हो पानी दो टिश्यू पेपर्स के बीच में, अनटिल अनलेस वो नहीं सर। चिपके हुए हैं, जब तक तुमने खोला नहीं बीच में डाल सकते हो पानी। नहीं, जगह तो है, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, जगह है। दोनों टिश्यू पेपर्स मिले हुए लेकिन बीच में बहुत सारी जगह है, तुम डाल सकते हो वहां से पानी। एब्जॉर्ब हो जाएगा ना पानी तो। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, दो टिश्यू पेपर्स है चिपके हुए हैं, तुम इनके दरमियान में यहाँ से जगह डाल सकते हो, यहाँ से पानी डाल सकते हो, नहीं डाल सकते? बता दो। नहीं नहीं मैं कह नहीं रहा हूँ सर, बहुत नहीं सारी नहीं। जगह, लेकिन तुम डाल ही नहीं सकते क्योंकि वो लेयर, वो कैविटी इतनी छोटी है कि हमें पता ही नहीं चलेगा। बात समझ में आई? तो इसी तरह जी लेयर्स भी सर। इतनी छोटी हैं कि आप ये कंसिडर नहीं कर सकते कि सर मैं साइड से एक लेयर पकड़ के उसको करंट दे दूं और वो करंट पास नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। बात समझ में आती है भाई? जी सर, और सर ग्रेफाइट यूज होता है कहीं कहीं पे, कहाँ पर यूज बिल्कुल होता है बिल्कुल, पेंसिल मतलब तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी के लिए? इलेक्ट्रिसिटी के लिए ग्रेफाइट, हम इतनी जगह तुम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। ड्राई सेल पढ़ा 9th क्लास में चैप्टर नंबर 8 के अंदर, इनर्ट ग्रेफाइट रॉड। फिर चैप्टर नंबर 15 में पढ़ा तुमने नेल्सन कास्नर केल्नर सेल में 9th में। फिर हम सेकेंड ईयर में आ गए, सेकेंड ईयर में आने के बाद आपने डाउन्स प्रोसेस में पढ़ा, फिर आपने नेल्सन सेल में पढ़ा। तो आप पढ़ रहे हैं ना ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बेसिकली एक इनर्ट इलेक्ट्रोड के तौर पे, ग्रेफाइट बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक पार्ट होता है जिसे लुब्रिकेंट के तौर पे भी हम इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। ठीक। अगला अगला एमसीक्यूज ये लिखा हुआ है, व्हाई ग्रेफाइट यूज इन पेंसिल्स, क्योंकि ये पेपर के ऊपर एक ब्लैक मार्क छोड़ देता है। ग्रेफाइट का लफ्ज ही एक लफ्ज से आया, वो लफ्ज है ग्रेफियो, GRAPHIO, ग्रेफियो से एक लफ्ज निकला। ग्रेफियो माने होते हैं टू राइट, लिखना। तो सबसे पहले पेंसिल ही बनी थी इससे? सबसे पहले का नहीं पता यार मुझे, सीरियसली इतना मुझे भी नहीं पता। सबसे पहले पेंसिल्स की बात नहीं है, ग्रेफाइट जो है वो अफ्रीका वगैरह के इलाकों में से खासा निकलता है। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इस तरह के, मेरे ध्यान में कंट्रीज के नाम नहीं आ रहे इस वक्त, लेकिन उन जगहों से निकलता है। पेंसिल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसे, खास तौर पे लुब्रिकेंट के तौर पे बहुत इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले लाजमी बात है पेंसिल्स ही बनाई गई होंगी इससे, जहां तक मेरा आइडिया कहता है। या आप इसे, नहीं पेंसिल्स नहीं बनी होंगी, सबसे पहले इससे ऐसा इनर्ट इलेक्ट्रोड के तौर पे इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ड्राई सेल, नेल्सन सेल, ये बहुत पुराने प्रोसेस हैं। सर फिर लुब्रिकेंट एज अ पाउडर या लिक्विड? नहीं, एज अ लिक्विड यूज करते हैं। पाउडर तो लुब्रिकेंट हो ही नहीं सकता ना कभी भी, पाउडर एज अ लुब्रिकेंट कभी इस्तेमाल हो नहीं सकता। आगे चलते हैं, चलिए भाई आगे शहजादे। इसको लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अबे भाई पाया सॉलिड फॉर्म में जाता ही है। जी सर, फिर इसको लिक्विड में कैसे लाएंगे? मेल्ट इसकी करते लिक्विड हैं फॉर्म ना, कहाँ से मिलेगी? मेल्ट करते हैं ना, मेल्ट करते हैं ग्रेफाइट ए- की। इसका मेल्टिंग, और देखो स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है इसे एक, सही है। तुम पेंसिल को तुम जो है वो कितना ही गर्म कर लो, पेंसिल मेल्ट नहीं होगी कभी भी, उसके ऊपर की लकड़ी जल जाएगी, वो मेल्ट नहीं होगी, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलमोस्ट, सही है, इतने पे जाके वो मेल्ट होगी। अब तुम कहते हो सर इसे लुब्रिकेंट कैसे हम बना लेते हैं, तो खाली लुब्रिकेंट्स के अंदर सिर्फ ग्रेफाइट थोड़ा सा, प्योर ग्रेफाइट, मतलब हमारी कंपनी इस बात की जामिन है कि आपको प्योर ग्रेफाइट एज अ लुब्रिकेंट देंगे, नहीं, ग्रेफाइट के साथ चीजें मिलाई जाती हैं इन अ रिएक्शन फॉर्म। ठीक है सर। कह रहे हैं व्हाई इज व्हाइट लेड बैंड, क्यों व्हाइट लेड को बैन किया गया, क्या वजह है, कोई बताएगा? सर उसकी सर उसमें इलास्टिसिटी लेड की प्रॉपर्टी। अमाउंट बहुत ज्यादा थी और वो टॉक्सिक था। टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसी वजह से व्हाइट लेड जो पिगमेंट था हमने उसे बैन कर दिया था। कह रहे H2SO4 इज अ डाई बेसिक और डाई प्रोटिक एसिड, क्यों? सर वो दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो लूज करता है। बिल्कुल, अगर आप हाइड्रोजन अलग करता है बोलती हैं तो मैं आपको यही जुमला कहता कि दो H पॉजिटिव आयंस रिलीज करता है, इसी की वजह से हम कहते हैं कि भाई ये जो सब्सटेंस है ये डायप्रोटिक एसिड है। खैर, कह रहे हैं H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्यों भाई? सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्यों है? सिंपल फिनोमेना, आप कोई सा भी एक केमिकल रिएक्शन डिहाइड्रेशन वाला जो था उसको आप रिएक्शन को यहाँ पर लिख सकते हैं, और उसके साथ एक बात लिख दीजिए कि सल्फ्यूरिक एसिड एलिमिनेट्स वाटर इन द डिफरेंट कंपाउंड्स
हम अलग अलग कंपाउंड्स के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन करके देखते हैं और उसमें से वो वाटर मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर देता है, क्योंकि एसिड्स एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं। अच्छा, सही है, आगे चलते हैं। कह रहे हैं अच्छा भाई, एक एमसीक्यूज और देख लेते हैं हम। कह रहे हैं भाई, वाई बोरिक एसिड इज सॉफ्ट एंड ग्लाइडी। जैसे ये वाला यही वाला रीजन मेरे ध्यान में आ रहा है कि ये ग्रेफाइट के लिए भी आता है कि ग्रेफाइट सॉफ्ट क्यों है। ग्रेफाइट चिपता नहीं है। मैं समझा नहीं। नहीं, ग्रेफाइट का जो सब्सटेंस है वो खासा सॉफ्ट है, ग्रीजी टू फील होता है। सर लेकिन चुभेगा तो सही ना। छुभेगा तो लाजमी सी बात है, लेकिन उसका जो टच होता है वो खासा ग्रीजी होता है, सॉफ्ट टच होता है। जब हमारे पास ये नॉर्मली लिक्विड शेड में पाया जाता है तो बहुत ज़्यादा ग्रीजी सा होता है, और सॉलिड शेड में भी पाया जाता है तो खासा इसका टच जो होता है वो बहुत नर्म सा सॉफ्ट टच होता है और बहुत ग्रीजी सा टच होता है। अपनी पेंसिल की निब को टच करो अभी अभी, और फौरन अपने पेन की निब को टच करो, दोनों में डिफरेंस चेक कर लो फौरन से, तुम्हें फौरन डिफरेंस पता चल जाएगा। बोरिक एसिड के बारे में पूछना है भाई, बोरिक एसिड ऐसा क्यों होता है? सर बोरिक एसिड और ये ग्रेफाइट दोनों के लिए हमने लेयर वाला रीजन ही पढ़ा था दैट्स द कि थिंग, जो बोरिक लेयर्स होती एसिड। हैं वो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर जाती हैं। बेहतरीन, बिल्कुल। बोरिक एसिड और ग्रेफाइट के अंदर, बोरिक एसिड में क्या होता है भाई, BOH3। BOH3 जो है आपका, ये इस BOH3 का आपके पास, हमारे पास लेयर्स बनी हुई होती हैं। इस एक BOH3 की लेयर, दूसरी BOH3 की लेयर, इनके दरमियान जो है वो 3.18 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग का डिस्टेंस होता है, और ये सब आपस में कनेक्ट होती हैं। जैसे ये लेयर्स कनेक्ट है ना, ये लेयर्स कनेक्ट हैं आपस में, ये भी इसी तरह लेयर्स कनेक्ट होती हैं। लेकिन इन जो कनेक्टिंग होती है ये खासी वीक होती है। इनकी कनेक्टिंग कैसी होती है? खासी वीक होती है, वीक वैंडर वॉल्स की वजह से कनेक्टिंग होती है, इसी वजह से ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाती हैं। इसीलिए ग्रेफाइट भी, और इसीलिए बोरिक एसिड, ग्रेफाइट और बोरिक एसिड दोनों सॉफ्ट होते हैं और ग्रीजी होते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर से लेयर्स इनकी पास कर जाती हैं, लूप कर जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर से ओवरलूप कर जाती हैं। बात समझ गया भाई? जी सर। कोई सवाल किसी के पास? जल्दी से पूछ लो। नो सर। हमारे नो सर। पास कुछ रीजनिंग क्वेश्चन जो खासे अहम इस चैप्टर से आने के प्रोबेबिलिटी रखते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। इंशाल्लाह उल अज़ीज़ कल की क्लास में हमने छुट्टी नहीं करना, कल की क्लास इंपॉर्टेंट जाएगी, क्योंकि कल की क्लास में हम पढ़ेंगे अपने पास क्लोरीन के रिएक्शंस को। सही है, कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? अपने पास क्लोरीन के रिएक्शंस को पढ़ेंगे। समझ गए भाई? और क्लोरीन के बाद हमने फिर आखिरी चीज़ बिलाखिर हमने एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन को भी पढ़ना है, फिर उसके बाद चैप्टर अख्ताम पजीर हो जाएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करते हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।